हेलो हेलो एवरीवन। तो हम लोग का ये 13वीं क्लास है, ठीक है। और यूपीएसआई और दिल्ली कांस्टेबल दोनों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लास है और हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने की, एक समझ डेवलप करने की कोशिश के दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, क्या है पहला सवाल। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, जानकारी के लिए फिर से बता दें कि भारतीय संविधान में दो चीज़ें हैं, बेसिकली तीन चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है आपका प्रियम्बल, दूसरा है आपके आर्टिकल्स, तीसरा है आपके शेड्यूल। ठीक है, पहला प्रियम्बल हो गया। तीन पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो टोटल करीब 300-400 से कुछ कम आर्टिकल थे, लेस देन 400, ठीक है। और शेड्यूल्स कितने थे? 8 थे। लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अलग अलग समय पे कुछ ना कुछ जुड़ता गया। आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं। जो शेड्यूल इंग्लिश में कहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अनुसूची। अनुसूची। तो क्या सवाल पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची, उन 12वीं में से कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें भारत के राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है? तो जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें ही भारतीय राज्यों का नाम और उनकी जुड़ी हुई सीमाओं की सूची दी गई है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। केंद्र सरकार किन चीज़ों पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन चीज़ों पे कानून बना सकती है, और समाहित रूप से दोनों लोग मिलकर किन चीज़ों पे कानून बना सकते हैं, उनको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज का मामला है और तीसरी अनुसूची में जो है ओथ वगैरह के बारे में बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें ये दिया गया है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य चुन के राज्यसभा में जाएंगे? ठीक है, तो ये हमारा जो दिया गया है 4थी अनुसूची में ये बात बताई गई है कि राज्यसभा में कितने सदस्य रहेंगे किस किस राज्य से। एक और चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दें, इसमें चेंज करने बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 4थी सूची में जो राज्यसभा से आवंटित लिस्ट है, इसको जनरल अमेंडमेंट से चेंज नहीं किया जा सकता, डिलिमिटेशन के माध्यम से चेंज नहीं किया जा सकता। जो 4थी अनुसूची है आपकी। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? देखिए, एक चीज़ नॉर्मल सी है कि 4 तो नॉर्मल होगा, 1 2 3 4 5, लेकिन 4A लग गया, यानी कि 4A का मतलब ये हो गया कि बाद में जोड़ा गया है इसको, ठीक है। तो बाद में हमको पता है कि जो है फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के ओरिजिनल पार्ट में थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो नीति निर्देश हैं वो पहले से थे, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। तो मौलिक अधिकार पहले से थे, मौलिक राज्यों के नीति निर्देशक पहले से थे, नागरिकता का कानून पहले से था, मौलिक कर्तव्य जो है वो बाद में इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम की एक रिपोर्ट थी, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके बेस के ऊपर ये मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में जो है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। प्रथम अनुसूची में जो है वो बात किया गया है कि राज्यों के नाम और उनके जो है कितना उनका सीमा वगैरह रहेगी उसके बारे में बात किया गया है। ये हमारा आंसर है तृतीय सूची। तृतीय सूची में उनके भत्ते, जनरली तृतीय अनुसूची में भत्तों और उनकी जो है के बारे में बात किया गया, पारिश्रमिक भत्तों के और विशेषाधिकारों के बारे में बात किया गया। दूसरी अनुसूची में ओथ के बारे में बात हुई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। ठीक है, तो आप लोग जान जाइए 7वां जो शेड्यूल है हमारा, उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र की सूची है, राज्य की सूची है और कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में उन विषयों को समाहित किया गया है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों समय समय पे कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून आपस में टकराते हैं तो केंद्र का कानून ही चलेगा। ठीक है, तो जो डिवीज़न हुआ है मुद्दों का वो इस बेस पे हुआ है कि वो मुद्दे जो हैं वो राज्य स्तर के हैं या राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो देखिए पोस्ट और टेलीग्राफ ये ऐसा मामला है कि ये राज्य का मामला नहीं है, क्योंकि आप जो है किसी भी राज्य से हैं तो आप दूसरे राज्य को भी पोस्ट भेजते हैं। ठीक है, या सिर्फ एक राज्य में तो थोड़ी ना पोस्ट भेजा जा रहा है। टेलीग्राफ तो आज सीमित हो गया, लेकिन हम लोग एक समय पर टेलीग्राफ भी करते थे तो ये कई बार विदेशी संबंध भी होते थे। आप जो है इंटरनेशनल पोस्ट भी लिखते हैं, इंटरनेशनल टेलीग्राफ, इंटरनेशनल लेटर भी लिखते हैं। तो एक केंद्र का मामला नहीं, राज्य का मामला नहीं है, ये केंद्र का मामला। बीमा जो है जटिल मामला है। बीमे की जो से जुड़े हुए कानून है वो जैसे एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ठीक है, ये केंद्र सरकार के अंदर में काम करती है और ये बीमा जो है केंद्र सरकार का मामला है। शेयर बाजार भी जो है वो इस तरीके का मामला है कि किसी राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी तमाम राज्यों में जो है नेटवर्क रहता है, ऑफिस रहती है, फैक्ट्रीज रहती है। तो कोई राज्य शेयर बाजार को नहीं हैंडल कर सकता है, स्टॉक मार्केट को नहीं हैंडल कर सकता है, वो एक केंद्र स्तर की कानून ही उससे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जो स्वच्छता का मामला है, जैसे आप देख लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह हो गया या नगर पालिका के पास भी तमाम ड्यूटीज़ हैं कि साफ सफाई की जिम्मेदारी करिए, तो ये जो मामला है स्वच्छता वाला मामला, ये राज्य सरकार का मामला है। देखिए मैं सच बताऊं, इस सवाल से पहले मुझे नहीं पता था कि कौन सा मामला किस में है, लेकिन अगर आपकी एक जनरल समझ है कि कौन सा मामला केंद्र सरकार हैंडल करने के लिए उपयुक्त रहेगा और कौन सा मामला राज्य सरकार को हैंडल करने के लिए उपयुक्त रहेगा, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ों का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि केंद्र सूची में कौन सा होगा और राज्य की सूची में कौन सा होगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी म्यूनिसिपैलिटी का कानून बनाने के बाद में, उसमें कई पॉइंट्स जोड़े गए थे और ये कहा गया था 12वीं अनुसूची में कि इनमें जो जो मुद्दे हैं वो उन पे आपकी नगरपालिका कानून बना सकती है। ठीक है, तो उस अनुसूची में टोटल कितने मुद्दे रखे गए थे? उस अनुसूची में 18 मुद्दे रखे गए थे। जो 12वीं अनुसूची है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। या नगरपालिका की है, और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत की है। इसमें टोटल 29 मुद्दे हैं, इसमें टोटल 18 मुद्दे हैं जिनके ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून बना सकती है, और ये टोटल 29 मुद्दे हैं जिसके ऊपर पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन कानून बना सकती हैं। लेकिन हर राज्य में अलग अलग मुद्दों को क्या है कि ये तो बना दिया गया कानून इस तरीके का, लेकिन ये कहा गया कि चलो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है, लेकिन उन्हीं मुद्दों को ट्रांसफ़र किया जाएगा रियल फॉर्म में उन पंचायतों को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिसको राज्य सरकार अलाउ करे। तो हर राज्य ने अलग अलग मुद्दों को अलाउ किया है। टोटल 18 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन कई जगह पे कुछ कम है, कई जगह पे ज़्यादा है, लेकिन 18 से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है कि 14 साल से कम का बच्चा जो है कारखाने वगैरह में काम नहीं कर सकता है? तो हम सबको पता है 14 जो है बराबरी का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, 44वां जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। जो आपका 24वां अनुच्छेद है वो बच्चों के अधिकार के बारे में बात करता है और ये कहता है कि बच्चों का शोषण मत करिए, बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में मत लगाइए, गलत बात होती है।
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ताओं के पद प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार एक राष्ट्रीय जो स्टेट अटॉर्नी जनरल है उसको कहा गया है कि एक राज्य में हर राज्य अपना एक अटॉर्नी जनरल रख सकता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल का वकील होगा एक तरीके से। जैसे राज्य है, राज्य को ये तमाम केसेस चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर भी चाहिए। तो संविधान ने उनको एक लॉयर दिया हुआ है अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक है। वो इनका पर्सनल लॉयर रहेगा, राज्य का अपॉइंट करेंगे और वो उनको सलाह देगा और उनको रिप्रेजेंट भी करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर उस राज्य का से जुड़ा हुआ कोई मामला संविधान में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। इसको कहते हैं ना सरकारी लॉयर एक तरीके से, लेकिन ये बड़े लेवल का सरकारी लॉयर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूला जा सकता है? तो कर लगाने का जो टैक्स लगाने का जो प्रावधान है वो किस तरीके से संविधान में हैंडल किया गया है, इस बारे में जो जिक्र है वो है 265 अनुच्छेद के अंदर में। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? परमाणु से जुड़ा हुआ जो कानून अगर कोई है, न्यूक्लियर पावर से जुड़ा हुआ कानून बनाना है तो वो कौन बना सकता है? ठीक है, पंचायत बनाएगी, सांसद बनाएगी, राज्य बनाएगा या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर बनाएंगे? देखिए, परमाणु बहुत ही सेंसिटिव मामला है, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव मामला है और राज्य सरकार आपस में अगर कानून बनाने लगेंगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के प्रति पक्षपात कर जाए या उस तरीके से संवेदनशीलता न रख पाए। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल का कॉमन ग्राउंड इस्टेब्लिश करने की कोशिश होनी चाहिए। जब इस तरीके का कानून अगर आप बनाएंगे परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद जब अगर कानून बनाएगी तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? विधायी संबंध यानी जो कानूनी संबंध है उसमें केंद्र और राज्य का क्या रिश्ता होगा, यानी कि केंद्र किस तरीके से कानून बनाएगा और राज्य किस तरीके से कानून बनाएगा। जो 7वीं अनुसूची है उसका जिक्र कौन से पार्ट में है और अगर कानून केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी और उसमें किसका कानून चलेगा, ये सारी बातें कौन से पार्ट में संविधान के की गई हैं, सवाल ये पूछ रहा है। तो वो भाग है हमारा 11, एक और एक 11 आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक केंद्र का होगा, एक राज्य का होगा, दोनों मिलके इकट्ठा होकर एक और एक 11 बन जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूर, बेगारी जो है, जैसे आप पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एक वर्ड मिलेगा बेगारी। बेगारी का मतलब ये होता था कि आप किसी को पकड़ लाइए, उससे आप बेगारी करवाइए, यानी कि आपके घर का काम कराइए, खेत का काम कराइए और उसको पैसा मत दीजिए, उसको सिर्फ जीविका दीजिए, यानी खाने के ऊपर रखे रहिए उसको, उसका आप पालन करते रहिए और उसका शोषण करते रहिए। तमाम जो है जमींदार वगैरह इस तरीके से काम करते थे। ठीक है, तो लेकिन जब इस तरीके की कुरीतियों के ऊपर जब संविधान आया, संविधान में इस तरीके की कुरीतियों के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी गई और तमाम अनुच्छेद उसके संबंध में बनाए गए। ठीक है, तो वो कौन सा सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इस तरीके की कुरीति जो बंधुआ मजदूरी थी उसके ऊपर रोक लगाता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि आदमी के शरीर को आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, खरीद बेच नहीं सकते, देह व्यापार एक तरीके से कह लीजिए नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं होगा। संविधान जो है बहुत ही समझिए इतना प्यारी किताब है संविधान, यकीन मानिए कि इसको भी एक धार्मिक किताब का एक दर्जा दे देना चाहिए और इसको धर्म के तरीके पढ़ना चाहिए। जितना मन लगा के हम लोग जो है धार्मिक किताबों का जो है वाचन करते हैं, उस तरीके से संविधान को भी एक बार आप पढ़िएगा मन लगा के ना, आपको प्रेम हो जाएगा इस किताब से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये मतलब होता है, जैसे कि आप कभी देखिएगा कोई बहुत बड़े वकील की फोटो वगैरह देखिएगा तो उसके पीछे में आप तमाम लॉ की किताबें जैसे इस तरीके से अलमारी उसकी यहाँ बनी रहेगी, ठीक है, यूँ इस टाइप में अलमारी, और बहुत ढेर सारी जिल्द में किताबें लगी आपको दिखेंगी। कोई भी लॉयर, बड़ा जो लॉयर है उसके यहाँ जैसे आप कभी जाइएगा इस तरीके से आपको पीछे की अलमारी बैकग्राउंड में ढेर सारी किताबें आपको रखी हुई दिखेंगी। वो क्या चीज़ है होती है, वो बेसिकली केस होते हैं जो जैसे क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस के ऊपर कोई निर्णय दिया, ठीक है, वो एक तरीके से नज़ीर बन जाती है और उसको रिकॉर्ड में रख लिया जाता है और फ्यूचर रेफरेंस में उसको उठा के जो छोटे न्यायालय हैं जैसे कि जो जिला न्यायालय हैं या जो राज्य के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उसमें उसको रेफरेंस के तौर पे देखा जा सकता है कि देखिए भाई साहब एक्स और वाई के बीच में झगड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा मामला था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन फला में फला के हिसाब से ये कानून लगा के इस तरीके से इनके फेवर में निर्णय दिया था, तो आप भी उसको उस तरीके से निर्णय दीजिए। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो दर्जा है वो और सारे जो केसेस होते हैं उसको जिल्द कर दिया जाता है, उसको रखा जाता है, रिकॉर्ड उसका बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं और वो अनुच्छेद 129 में बाबा अम्बेडकर ने उसी टाइम पे चीज़ का निर्णय ले लिया था। दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? देखिए राष्ट्रपति शासन तीन तरीके से लगते हैं, टोटल जो है राष्ट्रपति शासन लगता है 3 अनुच्छेद के अंदर में। 352 में जब पूरे देश में जो है आपातकाल लग जाता है उसको कहते हैं 352। किसी राज्य में अगर आपातकाल लगता है उसको कहते हैं 356, और अगर आर्थिक आपातकाल लगता है तो उसको कहते हैं 360। बात हो रही है इसकी, जैसे आपने भी सुना होगा ना कि राज्य सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, राष्ट्रपति को बोलो अपना काम करने लगे, शासन लगा दे, अपना कानून लगा दे, तो वो जो काम होता है वो 356 के तहत होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। 370 आपको पता ही है, ये जम्मू कश्मीर वाला मामला था, और 280 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र करता है। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल में उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है। मामला क्या है? मामला ये है कि समय धीरे धीरे जिस तरीके से समय बढ़ता गया, राजनीति में पैसे का और क्रिमिनल्स का रोल बढ़ता चला गया, ठीक है। तो क्या होता था, अगर कोई माइनॉरिटी में किसी के पास विधायक कम पड़ रहे हैं और पैसा है तो दूसरे पक्ष का विधायक खरीद लेता था और अपनी सरकार बना लेता था। अच्छा, विधायक वगैरह भी तमाम इस तरीके से लोग जो है पॉलिटिक्स में आ गए जिनको नीति के हिसाब से नहीं चलना था, धर्म के हिसाब से नहीं चलना था, पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से चलना था, तो उनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दल बदल कानून इस वजह से लाया गया कि आदमी जो है, मान लीजिए अगर एक्स पार्टी से जो है जीत के आ रहा है, ठीक है, तो आपने उस आदमी को चुना और उसकी पार्टी को भी चुना, लेकिन अगर वो आदमी दल बदलना चाहता है तो यानी कि वो एक तरीके से आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि आपने जब वोट दिया उस आदमी को तो उसको दिया प्लस उसकी पार्टी के कॉम्बिनेशन को दिया, उस इंडिविजुअल इंसान को आपने वोट नहीं दिया। जैसे कहते नहीं है कि भाजपा से जुड़े हुए कोई भी आदमी को वोट दीजिए तो वो वोट मोदी जी को जाएगा। अब वो आदमी को भी आप वोट दे रहे हैं, मोदी जी को भी वोट दे रहे हैं, समझिए इस बात को। अगर वो आदमी मोदी जी को छोड़ के चला जाएगा तो आपको नहीं लगेगा कि आपको धोखा हो गया, क्योंकि आपने तो वोट मोदी जी को दिया था एक तरीके से जो है, क्योंकि भाई पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो वही कर रहे हैं, बीजेपी का नेतृत्व तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था कि अगर एक आदमी दल बदल के दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। कब आया था कानून? कानून आया था सन 85 में, 52वें संविधान संशोधन 1985 में कानून आया था। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा था जिसके तहत ये कानून आया था, जिसके तहत एक शेड्यूल जोड़ा गया था संविधान में, उसका नाम है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो इसके तहत जो डिसीजन ले होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो आपका स्पीकर होता है, सदन का पीठासीन अधिकारी, ठीक है। जो आपके स्पीकर होते हैं, स्पीकर महोदय ओम प्रकाश बिरला जी जो ऐसे इस टाइम पे हैं लोकसभा में, वो निर्णय लेंगे और अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्पीकर होते हैं, वो लोग इन चीज़ का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो जो स्पीकर का जो निर्णय होता है उसको फाइनल माना जाता है। कंट्रोवर्शियल है ये पॉइंट इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि स्पीकर की पोस्ट हमेशा पक्ष थोड़ा सा, जैसे क्या स्पीकर भी जो है किसी पार्टी का ही तो सदस्य है,
ये फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं थोड़ा सा बता दूं। जो ब्रिटेन का स्पीकर है, ब्रिटेन से ही बहुत ढेर सारी चीज़ों को हम लोग ने कॉपी किया है। तो ब्रिटेन का जो स्पीकर है ना, वो जब स्पीकर की पोस्ट के ऊपर चुना जाता है तो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। कौन से पद से? अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे देता है। तो वो स्पीकर सबका स्पीकर हो गया, वो कॉमन हो गया, किसी पार्टी का आदमी नहीं रह गया। लेकिन भारत में क्या है, वो स्पीकर जब अपने पद के ऊपर बैठा है उसके बाद भी किसी ना किसी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया हुआ होता है, वो किसी पार्टी से फ्री नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई कि भैया स्पीकर तो एक फेवर थोड़ा बहुत पक्षपात भी कर देते हैं कभी कभी कुछ कुछ केसों में। बहरहाल वो सारी अलग की बातें हैं, लेकिन मामला ये है कि इस विषय में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो आपके स्पीकर महोदय होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के सत्र के लिए 15 क्वेश्चन हम लोग ने एड्रेस किया। अगले सत्र में हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे, डिटेल में समझेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप मेरे को कमेंट में आप पूछिए, मैं निश्चित उसका आपको जितना मेरा बेस्ट नॉलेज है उसके हिसाब से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।